तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसे मिला नहीं। मैं तो भटका दर बदर, कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूं। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा हूं। शिव प्राणों में उतर रहे हैं और मैं मुक्त हो रहा हूं। शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। सच में हंसराज जी के इस गीत के बोल के हर शब्द जैसे यहां पहुंचकर सार्थक से होते हुए प्रतीत होते हैं। चाहे इसे महादेव की लीला कह लीजिए या इस स्वर्ग की प्राकृतिक विराटता का असर कह लीजिए, यहां पहुंचकर सच में आपको अपने क्षणभंगुर से अस्तित्व का जो भी घमंड या अहंकार है वो जैसे चूर चूर होता हुआ, शून्य होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे आपका अस्तित्व तो महादेव के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं। आपके भीतर बाहर चारों दिशाओं में कण कण में शिव के होने का एहसास होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये जीवन, ये दुनिया एक भ्रम सा है, एक छल सा है, एक झूठ सा है और सिर्फ शिव ही परम सत्य है। शिव ही परम सत्य है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम तो भाई आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन जरूर कर रहे होंगे। हम तो भाई आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं हमारे मणि महेश कैलाश यात्रा सीरीज के दूसरे एपिसोड में। तो चलिए आप सभी को लिए चलते हैं मणि महेश कैलाश यात्रा के इस आध्यात्मिक और अलौकिक सफर पर। तो आखिरकार दोस्तों वो दिन आ ही गया। सुबह सुबह एकदम 5 बजे हम दोनों निकल पड़े अपने होटल के कमरे से इस यात्रा की सबसे पहली मंजिल हटसर गांव के लिए, जो कि भरमौर से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां तक भरमौर से बसों और प्राइवेट टैक्सी के जरिए पहुंच सकते हैं। करीबन 30-35 मिनट बाद हम दोनों भाई हटसर पहुंच गए और यात्रा को शुरू करने से पहले हम दोनों ने हल्का सा नाश्ता करने का फैसला किया और करीबन सुबह 6 बजे हमने इस अद्भुत यात्रा को शुरू किया। सब यात्रियों के हाथ में हम बांस की छड़ियां देख रहे थे, तो हमने दुकानदार से पूछा कि हम ये छड़ियां कहाँ से खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है, मुख्य द्वार की शुरुआत में ही आपको ये छड़ियां रखी मिल जाएंगी जो आप यात्रा के लिए लेके जा सकते हैं। और जब आप यात्रा से वापस आएंगे तो उन छड़ियों को मुख्य द्वार पर ही छोड़ जाइएगा ताकि आने वाले नए यात्री उसका उपयोग कर सकें। सच में दोस्तों, आज के इस समय में जहां हर चीज बिकाऊ है, ये दृश्य, ये भावना देखकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, मणि महेश यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी में शुरू होती है और राधा अष्टमी तक की यात्रा चलती है। और हमारे ख्याल से ये सबसे अच्छा समय है इस यात्रा पर जाने का। एक तो खाने से लेकर दवाइयाँ और रहने तक की हर सुविधा आपको बहुत अच्छे से इस दौरान मुहैया कराई जाती है। और दूसरा कारण ये है कि अन्य यात्रियों के साथ इस यात्रा को पूरा करने में एक तो बहुत हिम्मत मिलती है और यात्रा बहुत आनंदमय भी हो जाती है। तो दोस्तों, हटसर के मुख्य द्वार से यात्रा शुरू करने के करीबन 1 किलोमीटर बाद सबसे पहला पड़ाव आता है, जहाँ पर शिव भक्तों द्वारा लगाए गए लंगर में आप खाना खा सकते हैं और इस जगह पर आप चाहें तो रुक भी सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से असल मायनों में मणि महेश कैलाश यात्रा शुरू होती है और यही पहली बार आपको सुंदर धंचो नदी के दर्शन भी होते हैं। इस पवित्र नदी का उद्गम मणि महेश कैलाश पर्वत के पास मौजूद ग्लेशियर से होता है, जिसका कल कल बहता हुआ दूध सा पानी गौरीकुंड तक आपके साथ साथ चलता है। आगे अब हमारी अगली मंजिल थी धंचो, जो कि यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणि महेश कैलाश यात्रा का जो पूरा रास्ता है वो बहुत ज्यादा पथरीला है और हम आपको यही सुझाव देंगे कि अच्छे ट्रैकिंग शूज पहनकर ही इस यात्रा पर आए। वैसे बात कहते हुए मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत से यात्री भी थे जो इस यात्रा पर नंगे पांव चल रहे थे। हालांकि अभी गर्मियों का मौसम है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ठंड अच्छी खासी है
और इस ठंडे वातावरण में इतने पथरीले रास्ते पर नंगे पांव इस यात्रा को पूरा करना वाकई में इन लोगों की हिम्मत और भक्ति भावना को सलाम है। इस यात्रा पर चलते हुए यहाँ चारों तरफ मौजूद प्राकृतिक सुंदरता आपकी यात्रा को काफी मजेदार बनाए रखती है दोस्तों। लेकिन हमारे लिए इस यात्रा को ज्यादा आनंदमय बनाया इस यात्रा पर आए हुए छोटे छोटे बच्चों ने। हर हर महादेव और बम बम भोले कहते हुए जिस उत्साह और ऊर्जा से छोटे छोटे बच्चे इस यात्रा की चढ़ाई को पूरा कर रहे थे वह देखते ही बनता था। ये बच्चे अपने साथ चल रहे यात्रियों को भी यात्रा के लिए उतना ही उत्साहित और ऊर्जावान करते हुए जा रहे थे। हम भी दोस्तों इन बच्चों के साथ साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अब धीरे धीरे धनचो के काफी करीब पहुंचते जा रहे थे। महादेव के दर्शन को आए हुए भक्तगणों में हमने ये चीज भी देखी कि हमें इस यात्रा पर हर उम्र का इंसान दिखाई दिया। 6-7 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्गों को भी हमने इस यात्रा की चढ़ाई को पूरा करते हुए देखा, जो कि ये दर्शाता है दोस्तों कि लोगों की कितनी अधिक आस्था है महादेव और मणिमहेश कैलाश यात्रा में। अब तक का रास्ता दोस्तों कठिनाई के हिसाब से ठीक ही था। हम दोनों भाइयों को इसे तय करने में इतनी खास दिक्कत नहीं हुई। जब आप करीबन धनचो से 2 किलोमीटर की दूरी पर रह जाते हैं तो आपके सामने पहला अस्थायी लकड़ी का पुल पार करने के लिए आता है और इस तरह के करीबन 3 या 4 पुल आपको इस पूरी यात्रा में पार करने होंगे। दोस्तों हम आपसे इस दौरान ही यात्रा करने की बात पर इसलिए तवज्जो दे रहे थे क्योंकि इस समय ना ही सिर्फ खाना, दवाइयों और रहने की सुविधा आपको मुहैया करवाई जाती है, रास्तों और इस तरह के अस्थायी पुलों को भी ठीक किया जाता है जो हर साल भारी बारिश और हिमपात के कारण टूट जाते हैं। अगर आप सुनिश्चित समय से पहले यात्रा के लिए यहाँ आते हैं तो हो सकता है कि धनचो नदी के बर्फीले पानी को पार करने के लिए इस तरह के पुल आपको ना मिले, जो कि एक बहुत ही मुश्किल चीज हो सकती है यात्रा के दौरान। धनचो अब दोस्तों सिर्फ करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था और ये आखिर के कुछ किलोमीटर की दूरी काफी खड़ी चढ़ाई वाली है और हम दोनों भाई धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस चढ़ाई को चढ़ने लगे। आखिरकार करीबन 9 बजे हम दोनों भाई धनचो पहुंच ही गए और आप दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे कि धनचो के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही जिस श्रद्धा और प्यार से अलग अलग लंगरों में काम कर रहे लंगर सेवक आपको भोले भोले कहकर हाथ जोड़ते हुए उनके लंगर में खाना खाने के लिए आमंत्रित करते हैं वह देखते ही बनता है। और लंगर सेवक यात्रा पर आए हुए भक्तों को भोले कहकर इसलिए संबोधित करते हैं क्योंकि उनकी ऐसी आस्था है कि ना जाने किस यात्री के रूप में साक्षात भोलेनाथ इस यात्रा पर आ जाएं और अगर वे उन्हें अपने लंगर का खाना खिला पाएं तो वे धन्य हो जाएंगे। इसलिए शायद एक होड़ सी लगी होती है अलग अलग लंगर सेवकों में यात्रियों को खाना खिलाने की। सच में दोस्तों आधी थकान तो इन लोगों के इस प्यार, समर्पण और भक्ति को देखकर ही खत्म हो जाती है। कोई हाथ में मिठाई रख रहा था तो कोई गर्मा गर्म साबूदाने की खीर खाने के लिए कह रहा था। हमने दोस्तों धनचो में ही नाश्ता करने का फैसला किया और गर्मा गर्म चना पूरी और सवियां खाकर सच में मजा ही आ गया। एक बात तो है कि मणिमहेश कैलाश यात्रा में बस आप एक बार हटसर पहुंच जाइए, उसके बाद खाने पीने और रहने की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तो पठानकोट से ही आपको इस तरह के लंगर जगह जगह लगे हुए मिल जाएंगे जहां आपको खाने और रुकने की सुविधा लंगर सेवक मुहैया करवाते हैं। सच में दोस्तों अपने लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर आकर पूरे 15 दिन चलने वाली यात्रा में लंगर लगाकर इतनी लगन से यात्रा में आए हुए लोगों के लिए सेवा भाव से काम करना भी अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं। सच में इससे बड़ा पुण्य का काम शायद कुछ भी नहीं हो सकता। बेहतरीन नाश्ता करने के बाद हम दोनों भाई एकदम तरोताजा हो गए थे आगे के सफर के लिए। अब दोस्तों यहाँ से हमारा अगला पड़ाव था गौरीकुंड का, जो कि धनचो से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे की चढ़ाई के लिए दोस्तों 2 रास्ते हैं। एक जो धनचो से बाएं तरफ को जाता है, जो कि शुरू में काफी खड़ी चढ़ाई वाला है, लेकिन एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये रास्ता सीधा सीधा ही है। और दूसरा रास्ता है फुहारा मार्ग, जो कि धनचो से दाएं तरफ को पुल पार करने के बाद आता है और ये रास्ता गुजरता है सुंदर धनचो झरने के पास से। इस झरने के पास से गुजरते हुए झरने की ठंडी छींटें आपके मुख पर पड़ती हैं, इसलिए इस रास्ते का नाम फुहारा मार्ग है। ऐसी मान्यता भी है कि भस्मासुर का संहार करने से पहले
भगवान शिव ने इस जगह पर शरण ली थी। वैसे तो ये भी वही है। इन दो रास्तों के अलावा भी एक रास्ता और है दोस्तों, जो कि बंदर घाटी के नाम से विख्यात है। ये रास्ता झरने की बाएं तरफ की खड़ी पथरीली पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जिसे बहुत कम ही यात्री उपयोग में लाते हैं। इस रास्ते का नाम ऐसा इसलिए पड़ा है दोस्तों, क्योंकि इस रास्ते में आपको वाकई में बंदर की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करके चढ़ना पड़ता है। ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है, लेकिन आज भी दोस्तों यहाँ के गांव के स्थानीय लोग इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ये तीनों ही रास्ते आगे चलकर सुंदरासी से थोड़ा पहले मिलकर एक हो जाते हैं। हमारे ख्याल से दोस्तों फुहारा मार्ग दूसरे रास्ते के मुकाबले ज्यादा कठिन है। जैसे जैसे दोस्तों आप आगे बढ़ते जाते हैं, महादेव के दर्शन की परीक्षा और कठिन होती जाती है। और सच में दोस्तों धंचों से गौरीकुंड की यात्रा की कठिनाई अच्छे अच्छों के होश उड़ा दे। धंचों से आगे निकलने के बाद अब रास्ते की चढ़ाई काफी खड़ी होती जाती है और हम दोनों भाई आगे की यात्रा के लिए इतने ज्यादा उत्साहित हो गए, खासकर मैं, कि हम बहुत तेज चले और काफी जल्दी हम दोनों भाई शिवघराट पहुंच गए। आपको शिवघराट के बारे में बताऊं तो इस जगह पर जो चट्टान मौजूद है उस पर कान लगाकर सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चट्टानों के पीछे पानी से चलने वाले हजारों घराट चल रहे हो। और इस जगह को लेकर ऐसी मान्यता है कि महादेव अपनी रसोई के लिए यहीं पर आटा पिसवाते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आप सभी को बताया था कि धंचों के बाद हम दोनों भाई काफी तेज चले और खासकर मैंने कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा दी और ये तेजी दिखाना मुझे बहुत ज्यादा ही भारी पड़ गया। इसके कारण शिवघराट से आगे निकलने के बाद मेरे बाएं पांव की अचानक नस चढ़ गई और इसके कारण मैं बाएं पांव पर अपने शरीर का वजन बिल्कुल भी नहीं रख पा रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे ये दर्द और ज्यादा होता चला गया। वो तो शुक्र हुआ दोस्तों कि धंचों से गुजरते हुए हमें 2 बांस की छड़ियां और मिल गई थी। और सच में दोस्तों इन्हीं बांस की छड़ियों के कारण मैं चल पा रहा था और इनके बिना मेरे लिए चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हम आपको भी यही सुझाव देंगे कि हटसर से यात्रा शुरू करते हुए अपने साथ बांस की छड़ियां जरूर रखें, क्योंकि इनके साथ यात्रा काफी आसान हो जाती है। दोस्तों करीबन 12:30 या 1 बजे के करीब हम दोनों भाई सुंदरासी पहुंच गए और हमने यहाँ रुककर लंगर में खाना खाने का फैसला किया। और सच में इन लंगर आयोजकों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि खाने के साथ साथ इन्होंने मुफ्त मेडिकल सेवा का भी जगह जगह प्रबंध किया हुआ था। और मेरे पाँव में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैंने यहीं से खाना खाने के बाद दवाई भी ले ली। अब दोस्तों हमारी अगली मंजिल थी गौरीकुंड, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सुंदरासी से आगे बढ़ने पर दोस्तों गौरीकुंड के लिए 2 रास्ते निकलते हैं और क्योंकि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हमने दाएं तरफ वाले रास्ते पर जाने का फैसला किया, जो कि काफ़ी सीधा और आसान लग रहा था। इस रास्ते का नाम भैरव घाटी है। धीरे धीरे दोस्तों अब हम काफ़ी ऊंचाई पर भी चढ़ते जा रहे थे। एक एक कदम चलना सच में बहुत भारी लग रहा था और हर 5-6 कदम बाद हमें बैठना पड़ रहा था। इस रास्ते पर दोस्तों आगे चलते चलते राहुल ने अचानक मुझे बताया कि कैमरा इक्विपमेंट्स वाला जो बैग था वो धीरे धीरे फटने लगा था। शायद हमारे साथ साथ हमारे बैकपैक्स को भी इस यात्रा की परीक्षा भारी पड़ रही थी। हमारे इस बैग में काफ़ी ज़्यादा भारी सामान था और शायद इसलिए बैग की हालत हो गई। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और ना ही हमारे पास इस बैग को दोबारा से सीने के लिए सुई धागा था। अब हमें कोई मदद गौरीकुंड में ही मिल सकती थी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हे कृपा निधान, जय भोले, जय भोले। पूछता हूँ क्या है ये? अच्छा भैरव देवता जी हैं। अच्छा चलो भैरव जी को भी नमस्कार कर देते हैं। जय हो भैरव देवता जी। अरे वाह यार देख तो सही, गजब। और फिर दोस्तों
शायद महादेव इन आंटी जी के रूप में हमारी मदद करने के लिए आए। इनसे बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि आंटी जी क्या गौरीकुंड में हमें सुई धागा मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे पास सुई धागा है, तो मुझसे ले लेना। और आंटी जी की इस बात को सुनकर हमारी जान में जान आई कि चलिए कुछ तो रास्ता निकला। अच्छा अच्छा चलिए। ओह माय गॉड। अब दोस्तों जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर इस रास्ते का वो भयंकर और डरावना हिस्सा आया जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जय शिव शंभू। और हम दोनों भाइयों को एक दूसरे पर हंसी आ रही थी क्योंकि हमने ये रास्ता आसान समझकर चुना था। सच में भोलेनाथ आज पूरे मूड में थे हमारी कठिन परीक्षा लेने के। हमारे ख्याल से दोस्तों मणिमहेश कैलाश यात्रा का ये सबसे कठिन हिस्सा है। और यकीन मानिए, वैसे तो इस यात्रा के दौरान माहौल ही कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इस यात्रा को शुरू करते ही अपने आप ही भोलेनाथ के नाम का जाप करने लग जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो यकीन मानिए यात्रा के इस हिस्से में तो आप ना चाहते हुए भी भोलेनाथ को याद करने लग जाएंगे। हम दो भाई और खासकर मेरी जो हालत थी, मैं तो सच कहता हूँ, सुंदरासी के बाद तो मैं बस भोलेनाथ के नाम का जाप करने के कारण ही इस यात्रा को पूरा कर पाया। सच में दोस्तों डर, खुशी और रोमांच का एक बहुत मिला जुला अनुभव हमें इस रास्ते को पार करते हुए हुआ, जिसे हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक जरूरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि ये रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं और आपको ऊंचाई से कोई परेशानी नहीं है, तो आप जरूर इस रास्ते आइए, अन्यथा नहीं। और उम्र दराज यात्रियों को हम बिल्कुल भी इस रास्ते से आने का सुझाव नहीं देंगे। जय भाई, आराम से हो। जय शिव शंभू। हर हर महादेव, भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय। आंटी जी नींबू पानी पियोगे? पी लो, नींबू पानी ठीक होता है। नींबू पानी अच्छा व्रत है। दोस्तों गौरीकुंड से थोड़ा पहले आंटी जी ने हमें सुई धागा दे दिया। और जब मैंने उनसे कहा कि आपको मैं ये गौरीकुंड में वापस कर दूंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। आंटी जी ने ये कहकर तो हम दोनों भाइयों का दिल ही जीत लिया। सच में हमारा क्या होता अगर आंटी जी ना होते तो। शायद सब महादेव की माया है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि आंटी जी की उम्र करीबन 65 साल की थी और नंगे पांव ही इस पूरे यात्रा पर वो चल रही थी। और इसके ऊपर उन्होंने व्रत भी रखा हुआ था और हमारे साथ इस भयंकर रास्ते पर पूरी बराबरी से वहां चली। सच में आंटी जी की शारीरिक क्षमता को देखकर हम दोनों तो उनके कायल ही हो गए। सच कह रहे हैं दोस्तों, शायद लोग झूठ बोलते हैं कि सुंदरासी से गौरीकुंड बस 3 किलोमीटर की दूरी पर है,
क्योंकि ये 3 किलोमीटर सच में कम से कम 300 किलोमीटर के बराबर लगता है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से अंत में हम 3 बजे गौरीकुंड पहुंच ही गए। और सबसे पहले यहाँ पहुंचकर मैंने कैमरा बैग के फटे हुए हिस्से को अच्छे से सी दिया। इस बैग को सीते हुए आंटी जी के लिए मन से इतनी दुआएं निकल रही थी कि बस क्या कहें। गौरीकुंड के बारे में आपको दोस्तों हम बताएं तो महिलाओं के लिए इस जगह का बहुत महत्व है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर माता पार्वती जी ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। और ऐसी मान्यता है कि इस जगह में जो भी महिला माता पार्वती जी की आराधना करती है उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। गौरीकुंड में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है और यहाँ सिर्फ महिलाएं ही पूजा कर सकती हैं और कुंड में नहा सकती हैं। गौरीकुंड दोस्तों समुद्र तल से करीबन 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आलू टिक्की हम दोनों की बेहद पसंदीदा है और हम दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी ऊंचाई पर आकर हमें गर्मा गर्म टिक्की भी खाने को मिल सकती है। सच में इन लंगर आयोजकों की जितनी तारीफ की जाए कम है दोस्तों। सच कहते हैं इनके बिना ये यात्रा बहुत ज्यादा कठिन हो जाए। यहाँ से बस आगे बढ़ते हुए इन सभी के लिए मन ही मन दुआएं निकल रही थी। गौरीकुंड के बाद दोस्तों अब वाकई में इतनी ऊंचाई पर आकर ऑक्सीजन के कम होने का एहसास होने लगा था और हर एक कदम लेना इतना भारी और मेहनत भरा लग रहा था कि पूछे ही मत। अब गौरीकुंड से मणिमहेश झील दोस्तों सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है और मेरे बाएं पैर में अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और हम दोनों काफी ज्यादा थक भी चुके थे। लेकिन आज किसी भी हालत में हमें ऊपर मणिमहेश झील पहुंचना ही था, ताकि सुबह सुबह कल हम भोले बाबा जी के उस अलौकिक लीला को अच्छे से फिल्मा सकें। इसलिए हम दोनों ने चाहे कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। और जैसे जैसे हम मणिमहेश झील के पास पहुंचने लगे, शायद काफी ऊंचाई पर होने के कारण हमारे गोप्रो की सारी बैटरीज काफी जल्दी खत्म हो गई और हम मणिमहेश झील तक पहुंचने की हमारी बाकी की यात्रा को फिल्मा ही नहीं पाए। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कई बार चीजें आपके बस के बाहर होती हैं जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। मणिमहेश कैलाश झील पर करीबन शाम के 5 बजे पहुंचने के बाद दोस्तों हम दोनों भाइयों ने एक टेंट बुक किया और सबसे पहले तो अपने कैमरा डिवाइसेस को चार्जिंग पर लगा दिया। अब यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, ठंड इतनी थी कि हम दोनों भाई एक साथ सोए जैकेट्स वगैरह पहन के और उसके ऊपर हम दोनों भाइयों ने करीबन 6 या 7 कंबल ओढ़े, तब कहीं जाकर ठंड का इलाज हुआ। उसके बाद हम दोनों भाई टेंट में ऐसे बेहोश हुए कि पूछे ही मत, और सीधा रात को करीबन 7 बजे हमारी नींद खुली। हम थोड़ा बाहर टहलने के लिए निकले और देखा कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो गया था और हमें यह डर सताने लगा कि क्या हमें कल मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे भी या नहीं। खाना खाने के बाद हम दोनों भाई अपने टेंट में जल्दी सो गए और करीबन सुबह 1 बजे अचानक हमारी नींद टूटी जब लोग जोर जोर से भोलेनाथ का जयकारा लगाने लगे। और जब हम दोनों ने बाहर देखा तो मौसम एकदम साफ हो गया था और कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर एक तारा चमक रहा था जो वाकई में बहुत अजीब तरीके से चमक रहा था। हमने आज तक कभी किसी तारे को इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा था। आपको कैमरे में ये चीज शायद अच्छे से नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन ये तारा पहले एक बिंदु की तरह चमकते हुए बाद में एक गेंद के आकार का हो गया और बहुत तेज से चमकने लगा, जिसके कारण आसपास के पहाड़ एकदम जगमगा उठे। बहुत ही अविश्वसनीय ये दृश्य था दोस्तों, जिस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सभी लोग इसे महादेव की मणि के रूप में संबोधित कर रहे थे और उनका कहना था कि यह दृश्य बहुत विरले ही दिखाई पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हमें तो नींद ही नहीं आई और रात भर भजन कीर्तन की आवाजों को सुनते हुए कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह ही हम दोनों भाई मणिमहेश कैलाश पर्वत के दूसरी तरफ पहाड़ी पर काफी ऊपर चले गए। मौसम एकदम साफ हो चुका था और ये मणिमहेश झील, कैलाश पर्वत और आसपास की सारी जगह इतनी सुंदर और पवित्र लग रही थी कि शब्दों से इसे बयां ही नहीं किया जा सकता। मणिमहेश कैलाश पर्वत से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव जी ने इस जगह पर माता पार्वती जी के साथ विवाह करने के बाद प्रसन्न होकर इस पर्वत का निर्माण किया था। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि भोलेनाथ इस पर्वत के चोटी पर एक शिवलिंग के रूप में विराजमान है और इस चोटी के शीर्ष पर चमकने वाली मणि भोलेनाथ द्वारा धारण किए हुए शेषनाग की है।
ज्यादातर मणिमहेश कैलाश पर्वत की चोटी बादलों से ढकी रहती है और ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से भोलेनाथ के दर्शन करने आए हुए श्रद्धालुओं को ही मणिमहेश कैलाश पर्वत की चोटी के दर्शन होते हैं। और आखिरकार दोस्तों, एक लंबे समय के इंतजार के बाद वो चमत्कारी, वो अद्भुत, वो भव्य पल आया जिसके एक दर्शन के लिए हम और हमारे जैसे लाखों श्रद्धालु न जाने कहां से इस यात्रा पर हर साल आते हैं। इस मंत्र मुक्त करने वाले पल में दोस्तों, पूरा वातावरण महादेव के जयकारों से गूंज उठा और शायद ये गूंज कोसों दूर तक सुनाई देती होगी। चाहे इसे महादेव की लीला कह लीजिए या एक प्राकृतिक चमत्कार, लेकिन एक पल के लिए सच में ऐसा लगता है कि पर्वत की चोटी पर मणि चमक रही है। बहुत ही अद्भुत। इस पल में दोस्तों, हम दोनों भाइयों ने यह भी अनुभव किया कि हम में से किसी ने भी महादेव को नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर एकत्रित श्रद्धालुओं के अडिग विश्वास, उनकी आस्था, उनकी भक्ति और उनकी इस सेवा और समर्पण में ही शायद भोलेनाथ बसते हैं। और अगर भोलेनाथ का कोई रूप होगा तो कुछ ऐसा ही होगा। काफी देर दोस्तों मणिमहेश कैलाश पर्वत की सुंदरता को निहारने के बाद अब वक्त हो गया था मणिमहेश के इस पवित्र और बर्फानी झील में स्नान करने का। और सच में दोस्तों, पानी बेहद ठंडा था, लेकिन एक बार इस झील के पानी से नहाने के बाद जो पवित्र, शुद्ध और तरोताजा हम दोनों भाई महसूस कर रहे थे, हमने जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। नहाने के बाद हम दोनों भाइयों ने तो झील का पानी खूब पेट भरकर भी पी लिया, और शायद ही हमने कभी जीवन में इतना मीठा और स्वादिष्ट पानी पिया होगा। इसके बाद दोस्तों, हमने भी बाकी सभी भक्तजनों के साथ पूजा अर्चना की और एक आखिरी बार मणिमहेश झील की परिक्रमा की। और दोस्तों, इस दौरान हमें सुई धागे वाली आंटी जी भी मिली थी, लेकिन वो अपने गांव के लोगों के साथ पूजा में काफी व्यस्त थी, तो हमने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा और दूर से ही उनका धन्यवाद किया और वापसी के लिए निकल पड़े। यहाँ से निकलने से पूर्व हमने एक बार फिर महादेव का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया कि उन्होंने हमें इतने खुले दर्शन दिए, और उनसे ये विनती की कि हमें हर साल ऐसे ही इस यात्रा पर बुलाइएगा। मणिमहेश कैलाश झील से हम काफी जल्दी गौरीकुंड पहुंच गए। अब दोस्तों, इस पूरी यात्रा की सबसे मुश्किल परीक्षा को तो हमने पार कर लिया था, लेकिन अभी भी एक आखिरी परीक्षा थी जिससे हमें गुजरना था, और वो था कमलकुंड, जो कि गौरीकुंड से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर मणिमहेश कैलाश पर्वत के चरणों में स्थित है, जो कि कमलकुंड ग्लेशियर की पानी से बनी हुई झील है। हालांकि दोस्तों, अभी भी मेरे बाएं पांव का दर्द ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तक पहुंचकर कमलकुंड ना जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और क्योंकि दोस्तों, हम लोग कल से इस जगह पर रुके हुए थे, अब हमारा शरीर भी काफी अच्छे से इस ऊंचाई और वातावरण के अनुकूल हो चुका था, और कल के अनुभवों से हम ये भी जान चुके थे कि किस तरह से हमें ये चढ़ाई करनी है। इसलिए बस हम दोनों भाई इस आखिरी परीक्षा के लिए निकल पड़े। 4 किलोमीटर की इस पथरीली चढ़ाई को धीरे धीरे चढ़ने के बाद आखिरकार दोस्तों, हम दोनों भाई अब कमलकुंड पहुंचने ही वाले थे। और दोस्तों, हम आप सभी को भी ये सुझाव देते हैं कि अगर हो सके तो आप भी कमलकुंड के दर्शन को जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ के भी नज़ारे बेहतरीन हैं, और इतने करीब से मणिमहेश कैलाश पर्वत को देखने का अनुभव भी बहुत अद्भुत लगता है। और इसके साथ साथ कमलकुंड झील और कमलकुंड ग्लेशियर की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। कई श्रद्धालु कुक्ति से होते हुए मणिमहेश कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हुए इस ग्लेशियर के रास्ते भी इस यात्रा पर आते हैं। कमलकुंड झील दोस्तों करीबन 4115 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इस झील से ये मान्यता जुड़ी हुई है कि महादेव यहीं से अपनी रसोई के लिए पानी लेकर जाते हैं। और एक पौराणिक कथा के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, और तपस्या के दौरान वह उनको पूजा करते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे, और पुष्प के खत्म होने पर उन्होंने अपने नेत्र भोलेनाथ को अर्पण कर दिए थे, जिसके कारण इस झील का जन्म हुआ, और इसलिए कहते हैं कि ये झील नेत्र के आकार की है। इस जगह पर आने से पहले दोस्तों, कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जगह मणिमहेश झील से काफी ऊंचाई पर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी ज्यादा कमी आपको महसूस हो सकती है। इसलिए यहाँ आने से पहले अपने साथ गौरीकुंड से अच्छी मात्रा में पानी और खाने का सामान लेके आएं, और कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अकेले ना आए, और इस चढ़ाई को जितना हो सके आराम से पूरा करें,
क्योंकि कई यात्री यहाँ जल्दी चढ़ने के चक्कर में अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे हैं। कमलकुंड से गौरीकुंड वापस आने के बाद दोस्तों अब मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और हमने वापसी का सफर घोड़ों के जरिए तय करने का फैसला किया। और इस दौरान हमारी मुलाकात मुकेश भाई और उनके दोस्त से हुई, जिनके घोड़ों पर हमने हटसर के लिए वापसी की। और वापसी में दोस्तों मुकेश भाई के घोड़े ने, जिस पर मैं बैठा हुआ था, उसने इतना हंसाया कि पूछिए ही मत। उनका घोड़ा मीठे का बहुत शौकीन निकला और हर लंगर के सामने से गुजरते हुए वो रुक जाता था और जब तक मुकेश भाई उसे कहीं से कोई मिठाई खाने को ला नहीं देते थे वो आगे बढ़ता ही नहीं था। और धंचों से आगे निकलने तक वो इतनी मिठाइयाँ खा चुका था कि उसे डायबिटीज तो पक्का ही हो गई होगी। उसका ये कार्यक्रम धंचों तक ऐसे ही चलता रहा और धंचों से आगे हमें घोड़े वाले रास्ते से जाना पड़ा। तो इसलिए मुकेश भाई ने थोड़ी और मिठाइयाँ अपनी जेब में रख ली कि कहीं अगर उनका घोड़ा आगे के रास्ते में फिर रुक गया तो मिठाई की जरूरत पड़ सकती है। और बस दोस्तों ऐसे ही हंसते हंसते मुकेश भाई के साथ गप्पे मारते हुए वापसी का सफर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। रास्ता बहुत खराब होते हुए भी मुकेश भाई और उनके दोस्त हमें बहुत अच्छे से हटसर तक लेके आए और इस दौरान वे अपने घोड़े का भी पूरा ध्यान रख रहे थे कि उसे भी कोई चोट न लगे। मुकेश भाई और उनका अपने घोड़े के लिए इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। मुकेश भाई के साथ हटसर पहुंचते पहुंचते काफ़ी बातें हुई और उनकी एक बात जो मेरे मन में घर कर गई वो थी कि उन्होंने कहा कि भैया हमारा काम ऐसा है कि कोई पता नहीं कि सुबह गए तो शाम को वापस आएंगे कि नहीं। और सच में दोस्तों इस जगह पर घोड़े का काम करना वाकई में बहुत जिम्मेदारी वाला और खतरनाक काम है। हटसर पहुंचने के बाद हम दोनों भाइयों ने मुकेश भाई और उनके दोस्त का शुक्रिया अदा किया और उनसे गले मिले और भरमौर की तरफ जा रही टैक्सी में जाकर बैठ गए। इसके बाद दोस्तों टैक्सी से हम कब होटल पहुंचे, कब हमने खाना खाया और कब हम सोए हमें पता ही नहीं चला और सीधे हमारी आंख खुली अगले दिन। तो चलिए दोस्तों इस बेहतरीन सफर का अंत यहीं पर होता है। हम आशा करते हैं कि इस यात्रा में हमने जो भी अनुभव और महसूस किया उसका कुछ हिस्सा आप भी अनुभव और महसूस कर पाए होंगे। हम दो भाई आशा करते हैं कि मणिमहेश कैलाश यात्रा सीरीज का ये दूसरा एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा और अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अब आप सभी से मुलाकात होगी इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में अगली बार। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।